गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। जैसा कि आपको पता है कि कल जो सेट नंबर ऑफलाइन 59 एंड ऑनलाइन सेट नंबर 7 दोनों सेम है। आप जरा यहां पर देखेंगे तो पहले समझ लो कि आज का ये जो वीडियो है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो जो ऑफलाइन सेट दिए हैं 59 नंबर, जो ऑनलाइन सेट दिए हैं 7 नंबर, दोनों सेम है। उसका जो डिस्कशन आज हमने करवाया था, आज मतलब कि आज के डेट में 1 मार्च को जो हमने करवाया है, ठीक है, 1 मार्च को जो मैंने अब 12 बजे जो रीजनिंग का डिस्कशन करवाया था उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था। कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 93 से जो 95 है उसका स्लाइड नहीं रहने के कारण छूट गया था और पूरे सेट का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि यह इनपुट आउटपुट का सवाल था। अब इनपुट आउटपुट बहुत सारे बच्चों के लिए अभी भी नया चैप्टर है। कुछ बच्चे इसको भली भांति जानते हैं पहले से, कुछ बच्चे अभी अभी जानना स्टार्ट किए। तो याद रखिएगा कि ये आपके लिए नया होगा। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट ये बैंकिंग का सिलेबस है। बैंक के एग्जाम हो गए, कैटमेट के एग्जाम हो गए, क्लैट के एग्जाम हो गए, फिर उसके बाद आप एलआईसी वाले एग्जाम आ जाए, इन सारे जगहों पर तो इनपुट आउटपुट स्टार्टिंग से ही पूछा रहा है और पूछा जाता भी है। लेकिन रेलवे एसएससी ये सारे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता। लेकिन इधर से पिछले कुछ एग्जाम्स को अगर देखा जाए तो इनपुट आउटपुट भी पूछने लग गया है। इनपुट आउटपुट यूपीएसआई में पूछ चुका है कई बार, ग्रुप डी पिछले बार पूछ चुका है। तो एनटीपीसी कहां पीछे रहने वाली है? तो एनटीपीसी भी इनपुट आउटपुट पूछ लिया है। तो मेरा एक कोशिश था कि जो भी बच्चे इसके बारे में रूबरू नहीं है या नहीं पढ़े हैं तो उनके बारे में भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे इनपुट आउटपुट नहीं पढ़े हैं आखिर वो भी कम से कम इनपुट आउटपुट को समझें, सीखें, फिर स्पीड पर भी काम करें। तो मैं एक नॉर्मल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये इनपुट आउटपुट का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ा बढ़ा करके भी सेट में एंट्री करवाऊंगा। और जैसे कि शुरुआत तो हो चुकी है, आज के कल वाले जो टेस्ट में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आपको मिला, पिछले बार भी 1-2 बार मैंने दिया था, वो क्वेश्चन छूट गया था। तो सारे बच्चे को सीखने का एक बड़ा सा मौका है यहां पर। तो आप यहां से इनपुट आउटपुट को सीख पाएंगे। और आज मैं 2 काम करने वाला हूं इस क्वेश्चन के तहत। सबसे पहला तो इनपुट आउटपुट होता क्या है, इनपुट आउटपुट के लॉजिक को कैसे समझा जाता है, इनपुट आउटपुट कैसे बनाया जाता है इन बेसिक मेथड। पहले तो बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद यही सवाल इतना जो समय लेता है इनपुट आउटपुट, कम समय में कैसे बनाया जाए, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। अब कहेगा सर इतना बड़ा चैप्टर इनपुट आउटपुट डायरेक्टली बना सकते हैं? तो कहीं नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या ट्रिक नहीं काम करेगा? अगर ट्रिक होता ना इसमें तो हर टीचर पढ़ाता ट्रिक। कंसेप्ट काम करता है, कॉमन सेंस काम करता है, और कॉमन सेंस का अप्लाई ट्रिक का भी शॉर्ट ट्रिक होता है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट के 93 से 95 नंबर जो क्वेश्चन है आपके वो ये रहा। देखिए इनपुट और आउटपुट होता क्या है। इनपुट का मतलब होता है मिक्सअप फॉर्म। जब कोई भी चीजें एक ग्रुप में हो और वो क्या हो, अव्यवस्थित तरीके से हो, तो उसको इनपुट कहते हैं। और आउटपुट जिसको कि आप चरण के नाम से जानते हैं, है ना, ये जो चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 जो दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में स्टेप कहते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। इनपुट जो होता है वो क्या होता है, जो अरेंज नहीं होता है, अव्यवस्थित तरीके से जो समूह होता है, चाहे वो वर्ड का समूह हो या वो नंबर्स का समूह हो या वर्ड नंबर मिक्स का समूह हो, उसको जो अव्यवस्थित तरीके से होता है उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट कभी भी व्यवस्थित नहीं होता है, हम उसको व्यवस्थित करते हैं किसकी मदद से? आउटपुट की मदद से, स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे कोई काम करवाना है, सोच करके देखो कि मुझे आपसे कोई काम करवाना है, तो क्या करेंगे? तो पहले हम एक काम को करके बताएंगे कि बाबू देखो ये काम इस तरीके से करना है। अब मैंने आपको एज ए डेमो समझा दिया, अब मैं आपको एक नया काम दे दिया, मैंने बोला इसी तरह से इसका भी काम करना है। तो सेम चीजें होती है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट को आसानी से समझने के लिए इतना चीज तो समझना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट समझिए कि ये जो इनपुट है ना, इसको कहते हैं पेंडिंग वर्क। इनपुट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेंडिंग वर्क। पेंडिंग वर्क मतलब ये वर्क अभी डन नहीं है, इस काम को हमको करना है। अब इस काम को करने में स्टेप जो होता है ना, आउटपुट, आउटपुट इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग डे। क्या कहते हैं? वर्किंग डे कहते हैं, वर्किंग डेज कहते हैं।
मतलब जब भी मान लीजिए कि कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं, एक सिरे से एक सीक्वेंस में उसको दिन ब दिन या घंटे बाय घंटे उसको टारगेट करके काम करते हैं। तो सिंपली समझिए कि इनपुट आउटपुट हो गया पेंडिंग वर्क, और ये हो गया हर दिन कैसे हम काम करते हैं। चरण एक का मतलब पहला दिन क्या काम होगा, दूसरे दिन क्या काम किया गया, तीसरे दिन क्या काम किया गया, चौथे दिन काम क्या किया गया, इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट किसको कहते हैं, आप ये तो बड़े अच्छे तरीके से आप समझ गए। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इनपुट, जैसे यह एक इनपुट है जो अव्यवस्थित तरीके से है, आपको पता है। अब इसको वो अरेंज करके आपको दिखा रहा है, बता नहीं रहा है, सिर्फ दिखा रहा है कि इस इनपुट को हम इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप जो होता है ना, चरण 4 लिखा हुआ है ना, उपयुक्त इनपुट के पुनर्व्यास का अंतिम चरण है। मतलब ये जो इनपुट है क्या कह रहा है, द फाइनल स्टेप इज टू द क्या दिया हुआ है, रिकॉन्फिगर द अप्रोप्रिएट इनपुट्स। मतलब ये जो दिया गया है ना, ये इनपुट का लास्ट स्टेप है। तो जो लास्ट स्टेप होता है ना, वो पूरी तरह से अरेंज होता है। ठीक है, अब देखना ये है कि इनपुट आउटपुट को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है। तो सबसे पहले देखना है कि जो इनपुट दिया हुआ है, यह जो काम कर रहा है दिन ब दिन, यह किस तरह से काम कर रहा है, आपको पकड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर सारे क्या है, इनपुट में सारे के सारे वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड दिए गए हैं। कितने वर्ड दिए गए हैं, 5। अब इस 5 वर्ड को वो सजा रहा है। तो किस तरह से सजा रहा है, मान लीजिए कि आप बुक्स को अरेंज करते हैं अपने अलमीरा में। अब बहुत सारे बुक्स हैं, सारे बुक्स एक जगह इकट्ठे पड़े हैं, तो आप क्या करते हैं, एक एक बुक निकाल करके उसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने का तरीका ना अलग अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अपना अलमीरा का सब अपने अपने अलमीरे के बुक को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाइज बुक को अरेंज करेगा कि सबसे पहले हमारी 10th की बुक होगी, फिर 11th की बुक में रखूंगा, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की, इस तरह से बुक को अरेंज करूंगा। कुछ बच्चे सोचते नहीं, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में हम सजाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। कुछ सोचेंगे नहीं, मोटाई के अनुसार से करते जाएंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे कि नहीं, हम जो है इसको सब्जेक्ट के अनुसार से अरेंज करें। इंग्लिश की सारी बुक एक जगह होगी, रीजनिंग की सारी बुक एक जगह, मैथ की सारी बुक एक जगह, साइंस की सारी बुक एक जगह। इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करने का तरीका अलग अलग होता है, वो आपको पकड़ना है कि आखिर वर्ड को कोई कैसे अरेंज कर सकता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकता है, या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, या एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, या हाईएस्ट स्मॉलेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वर्ड को वो कैसे अरेंज कर सकता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वॉवेल कॉन्सोनेंट, उसके बाद आते हैं आप हाईएस्ट स्मॉलेस्ट, नंबर ऑफ लेटर्स, इतने तरीके से वो अरेंज करता है। अब मान लीजिए कि यहां पर सारे वर्ड दिए हैं, तो क्या किया गया है, अब पहले दिन क्या काम किया गया, जब तक हमको पता नहीं चलेगा तो हम भी पहले दिन का काम नहीं बता सकते। तो पहले दिन का काम उसका क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहला दिन वो क्या कर रहा है, तो पहले दिन का काम पकड़ना है आपको। तो देखिएगा कि लेफ्ट साइड में क्या था, कैंप्स, और राइट साइड में क्या है, फास्ट। तो चेंजेज किधर है, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में। तो आपको मिलेगा कि सर चेंजेस तो कहां पर हो रहा है, चेंजेज हो रहा है लेफ्ट साइड। अब शुरुआत में क्या था, कैंप्स। अब कैंप्स से पहले सोज आया है, मतलब इसने क्या किया, पहले स्टेप में सोज को उठा करके, सो को उठा करके यहां पर लाया। अब बाकी चीजों को एज इट इज लिख दिया गया। कैंप्स, रूल्स, सोज तो आ चुका है, माउथ्स और फास्ट। मतलब कि पहले दिन क्या किया, सोज को उठाया यहां लाया। अब देखिए इस 5 वर्ड में सोज जो है, सबसे पहले वो क्या काम किया, सोज का काम किया। अब सोज क्या है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वर्ड क्या है, सबसे बड़ा वर्ड है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा सकता है। 5 वर्ड में अगर सबसे पहले आप सबसे बड़ा वर्ड को अरेंज कर रहे हैं, तो संभावनाएं बनती है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइएगा कि नहीं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरे दिन का काम देखना है, तो क्या करोगे, तो पहले दिन के काम पर नजर डालो। अब सोच के बाद कैंप्स था, लेकिन सोच के बाद रूल्स आ गए। देखिए वर्ड घट रहे हैं कि नहीं, पहले एस वाला वर्ड अरेंज हुआ, फिर आर वाला। अब रूल्स के बाद कैंप्स था, माउथ आ गया। क्या आ गया, माउथ। माउथ के बाद कैंप्स था, माउथ के बाद फास्ट आ गया। लास्ट वर्ड ना अपने आप अरेंज हो जाता है, लास्ट वर्ड अपने आप। तो सबसे पहला काम होता है उसके काम को पकड़ना कि वो काम किधर से कर रहा है। तो हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया कि ये काम किस तरह से कर रहा है। तो सबसे पहला हमने एब्जॉर्ब किया, काम जो हो रहा है बाएं तरफ से हो रहा है। काम किधर से हो रहा है,
बाएं तरफ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेंजेस। ये कैसे पता चला बाएं तरफ से काम हो रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि देखिए लास्ट में पहले स्टेप को जब देखते हैं इनपुट से तो फास्ट और फास्ट सेम है, बाएं तरफ से काम हो रहा है, एक का पता चला जब पहला स्टेप देखे। दूसरा कि वर्ड है तो वर्ड को वो कैसे अरेंज करा, ये कैसे पता चला? चेंजेस को देखते हुए। चेंजेस क्या हुआ, सबसे पहले सोज आया, सोज के बाद रूल्स आया, रूल्स के बाद माउथ्स आया। तो वर्क जो हो रहा है अगर देखिएगा दूसरे में काम कैसे हो रहा है, यानी कि अरेंजमेंट, अरेंज कैसे किया जा रहा है वर्ड को। तो अरेंज जो किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इतना बात समझ गए। अब आपको कोई भी काम देंगे तो आप भी सजा करके रख दीजिए, है ना। तो चलिए जरा देखते हैं। तो ये तो वर्क समझ गए, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि मैंने आपको 8 काम दिया करने को, मतलब इनपुट में 8 वर्ड दिया, मैंने बोला इसको सजाओ, कैसे, इसी तरीके। तो कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट वर्ड तो अपने आप अरेंज होना है, तय है, लास्ट वर्ड अपने आप अरेंज होगा। तो 8 काम को करने में 8 दिन कभी नहीं लग सकता है। जैसे 5 काम करने में 5 दिन लगा, 4 दिन में काम फिनिश हो गया। कभी कभी 3 दिन में भी काम फिनिश हो जाता है। कब, जब मान लीजिए कि पहले आप सोज को उठा करके यहां पर लेकर के लाना पड़ा तो काम किए। अब सोज के बाद रूल्स अरेंज करना था, अगर कैंप के जगह पर रूल्स होता तो आपको कहीं से लाना नहीं ना पड़ता, रूल्स अपने आप अरेंज हो जाता। उसको कहते हैं ऑटो वर्क, अपने आप वो काम हो गया। उसको हम लोग काम में गिनती नहीं करते। तो चलिए जरा पहला सवाल क्या पूछता है, आपको पहले बेसिक से बता देते। कह रहा है कि उपर्युक्त चरणों में से अनुपालित नियमों के अनुसार निम्न इनपुट के लिए अंतिम चरण ज्ञात करिए। तो इनपुट क्या दिया हुआ है, कोल्स। क्या दिया हुआ है, कोल्स, स्टेयर्स, ब्रीफ्स, नैप्स, ब्लास्ट और क्राई। कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कह रहा है अंतिम चरण क्या होगा। तो अगर हम पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में आप क्या कीजिएगा, तो इन 6 में सबसे बड़ा वर्ड को उठाइएगा। तो सबसे बड़ा वर्ड क्या हो गया, स्टीयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टीयर्स। पहला दिन यही काम करेंगे ना, सबसे बड़ा वर्ड क्या है, स्टीयर्स। बाद बाकी को एज इट इज लिख देंगे, यही ना करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, तो स्टीयर्स तो अरेंज हो गया। अब स्टीयर्स अरेंज हो गया, अब स्टीयर्स के बाद बाकी बच्चों में से सबसे बड़ा वर्ड कौन है, तो नेप्स है। तो अब स्टेयर्स के बाद आप नेप्स को अरेंज करेंगे किसमें, दूसरे स्टेप में। बाद बाकी को एज इट इज आप लिख दीजिएगा। जैसे वो काम किया वैसे ही हम भी काम कर रहे हैं। तीसरे स्टेप की बात की जाए तो स्टीयर्स तो हो गया अरेंज, नेप्स तो अरेंज हो गया। अब नेप्स के बाद क्या अरेंज करेंगे, अब बाकी बच्चे में सबसे बड़ा वर्ड क्या है, तो क्राई या कोल्स, तो क्राइस। तो क्राई को उठा के लाना पड़ रहा है। जब तक कोल्स की बारी नहीं आएगी तब तक कोई काम अपने आप नहीं होगा। तो क्राइज को हम लोग अरेंज कर लिए, बाकी को एज इट इज लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही चौथे स्टेप पे आते हैं तो चौथे स्टेप में क्राइज के बाद तो कोल्स को अरेंज करना है, लेकिन कोल्स तो हो गया अपने आप अरेंज। क्योंकि देखिए जब आप तीसरे स्टेप में स्टेयर्स लिखते हो, नेप्स लिखते हो, क्राइज लिखते हो, तो तीसरे स्टेप में यहां तक काम किए। क्राइज के बाद बाकी को तो एज इट इज लिख देना है। मतलब यहां क्राइज के बाद क्या था, कोल्स था, कोल्स के बाद ब्रीफ था, ब्रीफ्स के बाद ब्लास्ट था। तो क्राइज के बाद कोल्स लाना है तो कहीं से लाना नहीं पड़ रहा है, ये अपने आप अरेंज हो गया। ये क्या हो गया, अपने आप अरेंज हो गया। इसको हम लोग स्क्वायर में रख लिए। क्यों भाई, ये अपने आप अरेंज हो गया। लेकिन ये बताइए कोल्स के बाद अब चौथे दिन जो काम करना था वो तो अपने आप हो गया, तो क्या हम बैठे रहेंगे, नहीं, उसके आगे का काम करेंगे। तो कोल्स के बाद क्या करना है, ब्रीफ्स करना है, ये भी अपने आप मिल गया। तो ये क्या हो गया, ब्रीफ्स। क्या हो गया, ब्रीफ्स, ये भी अपने आप अरेंज हो गया। और आपको पता है कि लास्ट वाला तो अपने आप अरेंज हो ही जाता है, तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। मतलब यह काम मात्र 4 दिन में खत्म हो गया। क्यों भाई, अब टोटल 7 काम करना था, 1 2 3 4 6 काम करना था। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ 7 काम मात्र कितने में, हाँ 4 दिन में खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें अपने आप अरेंज हो गई। कितने में, अपने आप अरेंज हो गया। ठीक है, ये चौथा स्टेप नहीं लगेगा। ठीक है, ये तीसरे में ही बाकी तीनों
अपने आप अरेंज हो जाएगा। डन। तो बताइए कि पूछ रहा है सबसे अंतिम चरण कौन होगा। अब ये तो हमने आपको सिखाया, चौथा स्टेप नहीं लगेगा, तीन ही स्टेप में, क्योंकि चौथे स्टेप में काम हम कर ही नहीं पाए, ये तीसरा ही स्टेप है, सब अपने आप अरेंज हो गया। तो 6 काम 3 ही दिन में खत्म होगा। क्यों? क्योंकि कोल्स भी अपने आप अरेंज हो गया, ब्रीफ्स भी अपने आप अरेंज हो गया और ब्लास्ट भी। तो खैर ये तो हम डिटेल में बताएं। अब हमसे पूछ रहा है अंतिम चरण बताइए क्या, तो काहे का इतना मेहनत करेंगे ये बताओ। अंतिम चरण क्या होगा? तो सबसे पहले तो एस्टेयर्स हो जाएगा, एस्टेयर्स के बाद दूसरे में नैप्स हो जाएगा, तीसरे में क्राइज हो जाएगा, चौथे में कोल्स हो जाएगा, पांचवें में ब्रीफ्स हो जाएगा और छठे में ब्लास्ट हो जाएगा। मिला लो किसमें है बताओ। कोल्स दे दिया, डी नंबर खत्म। अब 1 2 3 मतलब क्या हो जाएगा? एस्टेयर्स, नैप्स और क्राइज। एस्टेयर्स और नैप्स, इसके वजह से सी कैप, इसके वजह से ए कैंसिल। आंसर इज बी, आंसर इज बी। डायरेक्ट बन गया, बन गया कि नहीं? अब देखो ये सब कह रहा है कि उपर्युक्त चरणों में अनुपालित नियमों के अनुसार दिए गए निम्न चरण 3 में कोल्स तत्व की स्थिति ज्ञात कीजिए। तीसरे चरण में, तो ये बताइए तीसरा चरण का मतलब क्या हो गया? तीसरा चरण का मतलब हो गया कि कम से कम 3 काम तो हो गया होगा। एस्टेयर्स अरेंज्ड हो गया होगा, एस्टेयर्स के बाद नेप्स अरेंज्ड हो गया होगा, नेप्स के बाद क्राइज अरेंज्ड हो गया होगा और इतने में ही खत्म हो गया ये 3 काम तीसरे दिन में। बाकी तो ऑटोमेटिक अरेंज्ड हो गया था। क्या सब? कोल्स, कोल्स के बाद ब्रीफ्स, ब्रीफ्स के बाद ब्लास्ट। तो बताइए कि किसका पोजीशन पूछ रहा है? तो कोल्स की पोजीशन पूछ रहा है। अगर बाएं से देखें तो 1 2 3 4, अगर बाएं से आए तो चौथा और अगर दाएं से आए तो तीसरा। बाएं से चौथा या दाएं से तीसरा, तो दाएं छोर से तीसरा दिया हुआ है कि नहीं? आंसर ए चला गया, आंसर ए चला गया। तो डायरेक्ट काउंट कर लेंगे हम, टोटल 6 है। पोल्स की पोजीशन क्या होगी? तो पहला पोजीशन तो बाएं से ये लेगा, दूसरा पोजीशन बाएं से ये लेगा, तीसरा पोजीशन बाएं से ये लेगा और चौथा पोजीशन बाएं से कोल्स लेगा। तो बाएं छोर से चौथा है नहीं। अब बताइए टोटल 6 है, बाएं से चौथा बोलिए कि दाएं से तीसरा बोलिए, बात तो बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ओके। लास्ट सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? उपर्युक्त चरणों में अनुपालित नियमों के अनुसार दिए गए निम्न के अंतिम चरण में कोल्स और स्टेयर्स के बीच कितने तत्व होंगे? अब देखो नंबरिंग कर दो, क्वेश्चन बन जाता है। पहला नंबर किसको मिलेगा? स्टेयर्स को, दूसरा नंबर नेप्स को मिलेगा, तीसरा नंबर क्राइज को मिलेगा और चौथा नंबर कोल्स को मिलेगा। ये तो क्लियर है। आपसे पूछ किसका रहा है? कोल्स और स्टेयर्स के बीच में कितने तत्व होंगे? तो ये बताइए कोल्स का मतलब क्या हो गया? कोल्स पर क्या नंबर चढ़ा हुआ है? 4। कोल्स का मतलब 4। डन। और स्टेयर्स का मतलब क्या हो गया? स्टेयर्स का मतलब कितने हो गए? इस दोनों के बीच में 2 ही तत्व है ना, 2 तथा 3। तो कितने तत्व होंगे? 2 तत्व होंगे। कितने तत्व होंगे? तो 2 तत्व होंगे। कौन कौन? कौन कौन? तो 2 तथा 3 मतलब नैप्स और क्राइज। तो कितने तत्व हो गए? तो 2 तत्व हो गए। ये था इनपुट आउटपुट का बहुत ही इजी सवाल। क्या था? इजी सवाल बनाने में थम मजा आता है जब इनपुट आउटपुट वर्ड नंबर मिक्स कर दे, लॉजिक दाएं तरफ से काम कर दे, 2 काम करने लग जाए। यहां तो एक ही काम था बाएं तरफ से। जब दाएं तरफ से काम हो, बाएं दाएं दोनों तरफ से काम हो, तब मजा आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी तो खैर पूछना स्टार्ट किया, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको बनाते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। चलिए फिर सभी को बाय बाय, गुड नाइट। और ये जो वीडियो होगा आपको मॉर्निंग में आपको शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।